Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आप लोगों को ये तो पता होगा कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद चार्जशीट दाखिल होती है, फिर अदालत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू होती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस अदालती प्रोसेस में, प्रक्रिया में। पुलिस चार्जशीट दाखिल करती है, फिर उसके बाद उस चार्जशीट में अपनी कहानी में वो गवाहों के नाम देती है, सबूतों की लिस्ट देती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक एक कर सारे गवाह कोर्ट में पेश किए जाते हैं। आपको ये भी पता है कि हमारे देश में जो केस में इतना वक्त लगता है, उसकी एक वजह ये भी है कि गवाहों की फहरिस्त और लिस्ट इतनी लंबी होती है कि उनकी गवाही पूरी होने में ही सालों बीत जाते हैं। कई बार एक एक गवाह को 5-5 बार बुलाना पड़ता है और तब जाकर कहीं आता है। कई बार गवाह आता है तो गवाही दर्ज नहीं हो पाती है। जैसे अभी इसी केस में आप ले लीजिए जो इंद्राणी मुखर्जी, शीना बोरा, उसमें भी आधे गवाह की गवाही पूरी नहीं हुई है। दिल्ली के आप वो जो आफ्ताब पूना वाला और श्रद्धा केस ले लीजिए, उसमें जो गवाहों की लिस्ट है उनमें से भी बहुत सारे गवाहों की तो अभी गवाही पूरी नहीं हुई है, जबकि कहा जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जल्दी जल्दी सब कुछ होगा। तो गवाहों की गवाही एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारे देश में सबसे ज़्यादा लेट में इंसाफ होता है। और कई बार ये खेल भी होता है दोनों तरफ के वकीलों का कि गवाहों की गवाही को रोक के रखो ताकि केस लंबा खींचे और जो भी उनका मौक्किल है वो गुनहगार है तो उसको सज़ा ना मिले, कम से कम ज़मानत पर बाहर रहे, क्योंकि फैसला हो गया तो जेल जाना पड़ेगा। तो ये तो हो गई गवाही की बात। लेकिन कई बार अदालत को लगता है कि अगर कोई गवाह बार बार बुलाने पर भी पेश नहीं होता है तो फिर उसके खिलाफ सम्मन जारी किया जाता है। पहले 1-2 सम्मन भेजा जाता है कि भाई आप आइए आइए, और फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद ये अदालत के ऊपर है, वो नॉन अवेलेबल वारंट जारी करते हैं या गिरफ्तारी का आदेश जारी करते हैं और बुला लें। जैसे हमारे पेशे में कई बार हुआ, हम लोग कई क्राइम की स्टोरी करते हैं तो उस पर केस भी हो जाता है, कभी पुलिस की तरफ से, कभी क्रिमिनल की तरफ से। अब कई बार आप नहीं जा पाते हैं, तो मुझे याद है कि 3-4 तो मेरे खिलाफ वारंट इशू हो चुका था। कहीं पकड़ के जेल में डाल दें इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जो अपने कंपनी के वकील, उन्होंने कहा एक बार हाज़िरी लगा दीजिए वरना मुश्किल हो जाएगी, तो फिर जाना पड़ता है। तो ये तो चीज़ें हैं जो आपको समझाना था, वो इसलिए कि जो कहानी अब बताऊंगा वो आसानी से आप समझ जाएंगे। बात 2018 की है। मेरठ का इलाका दिल्ली के करीब, मेरठ के एक इलाके में कुछ झगड़ा हो रहा था। अचानक जो मेरठ के एसपी थे उस वक्त के, उनके दफ्तर में घंटी बजती है। उसके बाद फ़ोन उठाता है वहाँ का मुलाजिम जो ड्यूटी पर अफसर मौजूद था। फ़ोन करने वाला बहुत हड़बड़ाहट में और घबराया हुआ कहता है कि साहब इस फलाने इलाके में एक शख्स के ऊपर 8-10 लोग टूटे पड़े और शायद वो उसको मार डालेंगे, तो आप जल्दी से पुलिस को भेज दीजिए। उधर से वो एड्रेस पूछता है, वो पता बताता है, उसके बाद फ़ोन रख देता है। वो बंदा सीधे अपने सीनियर को इन्फॉर्म करता है, बात एसपी तक जाती है। तो एसएसपी साहब फिर अपने नीचे के बताते हैं, उस लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है और कहा जाता है फ़ौरन मौका वारदात पर पहुंचो। अब आनन फानन में पुलिस की जिप्सी वहाँ पहुंच जाती है। जब पहुंचती है तो देखती है कि सच में जिसने फ़ोन करके सारी जानकारी दी वो सही था। वहाँ एक शख्स घायल हालत में पड़ा था, बुरी तरीके से घायल था। आनन फानन में पुलिस ने उसे उठाया, उसके बाद उसे अस्पताल भेज दिया। अब इधर पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उधर बाद में उस शख्स की मौत हो गई। इधर छानबीन और तफ्तीश जारी है। छानबीन तफ्तीश जारी रही। मामला लोकल पुलिस का था। उसके बाद पुलिस ने तमाम गवाहों की लिस्ट बनाई और एक सबसे अहम गवाह, उस गवाह से पूछताछ शुरू की और फिर कहा कि तुम उस वक्त कहाँ थे। उसने बताया साहब मैं मौके पर था। तो उसने बताया कि तुमने क्या देखा। तो उसने 2 पन्ने की एक गवाही दी। पुलिस ने कहा जो तुमने बताया वो 2 पन्ने में लिख के दो और उस पर अपना नाम लिखो और साथ में डेट लिखो। तो उसने जो गवाही दी थी उसमें ये गवाही थी कि जिस वक्त ये झगड़ा हो रहा था मैं अपने घर में बैठा खाना खा रहा था घर के बाहर, तभी अचानक शोर की आवाज़ सुनी और देखा कि कई लोग एक शख्स के ऊपर टूटे हुए और उसे बुरी तरीके से मार रहे हैं। मैंने मदद के लिए कोशिश भी की, बीच बचाने की भी कोशिश की, लेकिन वो सब इतने ख़तरनाक मूड में थे कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनसे जाकर उनसे बहस कर सकूं। और उसके बाद
फिर तो पुलिस आ गई, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा था कि 8 से 10 लड़के थे और वो एक शख्स को पीट रहे थे। जिसको मार रहे थे उसका नाम था फरहान। अब उसके बाद उसने अपना बयान दर्ज किया और बयान दर्ज करने के बाद उसने तारीख लिखी, और जो तारीख थी वो तारीख उसने लिखी थी 14 जुलाई 2018। अब इस बयान को भी उस सारी जो केस की चीज़ें थी उसके साथ संभाल के रखा गया। पुलिस ने तफ्तीश की, इसके बाद करीब 8 लड़कों को पकड़ लिया। 8 लड़कों में से कुछ नामजद थे, कुछ बाद में उनकी गवाही के ऊपर पकड़ा गया, और फिर 90 दिन के अंदर अंदर पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट दाखिल करने के बाद अब मामला अदालत में पहुंच गया। अब अदालत में मुकदमे की कार्रवाई शुरू होनी है। एक एक कर तमाम गवाह अदालत के सामने पेश हो रहे हैं, गवाही चल रही है। अब आई उस शख्स की गवाही जिस गवाही के ऊपर ये केस सबसे ज़्यादा मजबूत खड़ा हुआ था, और वो गवाही थी इस शख्स की, और जो गवाह था उसका नाम था महफूज। अब महफूज की गवाही इसलिए इम्पॉर्टेंट थी कि जिस जगह पर 8-10 लड़कों ने कत्ल किया था वो उसके ठीक घर के सामने था, और उसने अपनी आंखों से उन सबको मारते पीटते हुए देखा था, और बाकायदा पुलिस को गवाही दी थी, और गवाही के साथ उसने दस्तखत किए 2 पन्ने की गवाही का पूरा नोट लिखा, तारीख लिखी। तो एक एक कर सब गवाह आते गए। अब पुलिस से कहा गया कि भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट गवाह है पुलिस का, उसको पेश किया जाए। तो पहली बार पुलिस ने कहा साहब वो किसी काम से बाहर गया। अदालत ने कहा ठीक है, दूसरे गवाह को पेश किया जाए। फिर दूसरा, तीसरे, गवाही बाकी की चलती रही। फिर घूम फिर कर कुछ वक्त बीता। अब अदालत को याद आया, अदालत ने कहा कि भाई वो आपका मेन गवाह जो कहाँ है, महफूज। पुलिस वाले के फिर उन्होंने कहा, कुछ बहाना बनाया कि सर कुछ ज़रूरी काम से इधर उधर नहीं है, शहर में नहीं है, रोज़ी रोटी के लिए कहीं बाहर चला गया। अदालत ने फिर टाइम दिया, अगली तारीख दी कि भाई उसको पेश करो। अगली तारीख आई, फिर अदालत ने पूछा कहाँ है, फिर पुलिस ने कुछ बहाना बनाया। वक्त बीतता रहा। 2018 का मामला था। ये 18 के एंड में ही मुकदमे की कार्रवाई शुरू हो गई थी। उसके बाद लगभग साल बीत गया। गवाही एक एक कर पूरी हो रही है। अभी भी बहुत सारे गवाह हैं, लेकिन जो पुलिस का सबसे अहम गवाह है वो अब तक कोर्ट में पेश नहीं हो पा रहा, और वो है महफूज। अब अदालत को फिर याद आया। फिर उन्होंने पुलिस से कहा कि भाई ये गवाह कहाँ है, क्योंकि जब भी कोई दलील दे तो पुलिस बहस के दौरान ये बताए, जो सरकारी वकील हों या जो फिर अक्यूज्ड के वकील थे, कि ये झूठा केस है, हमारे मौकिल को किसी ने मारते पीटते नहीं देखा। तो फिर जो सरकारी वकील हैं, पुलिस के वकील, वो दलील दें कि नहीं हमारे पास गवाह है, उसने अपनी आंखों से देखा, उसके घर के सामने ये सब कुछ हुआ। तो फिर क्रॉस एग्जामिनेशन में कहा जाए कि भैया उस गवाह को तो लाओ। अब यहीं पे पुलिस के हाथ पैर फूल जाएगा। फिर पुलिस कहे कि अच्छा लेकर आता हूँ। धीरे धीरे यही चलता रहा, बहानेबाजी। अब अदालत को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यार तुम इतनी बार वक्त मांग चुके हो, ये कौन है ऐसा गवाह। फिर एक रोज़ जब डांट खाई पुलिस ने तो कहा उसने साहब उसने अपना घर बदल दिया और हमें उसका नया एड्रेस नहीं मिल रहा है। अदालत ने कहा ठीक है, नया एड्रेस ढूंढो और ढूंढ कर उसको लाओ। कुछ वक्त बीत गया, फिर तारीख आई, पहुंची। अदालत ने पूछा भाई वो गवाह, उन्होंने कहा कि उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा। अब इस बार जज साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा यार हद हो गई, इंतहा हो गई, इतना टाइम हो गया तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट गवाह और तुम बहाने पे बहाना बना रहे हो, अब ये सब नहीं चलेगा। मैं उसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट या फिर उसके बाद अरेस्ट वारंट जो भी होगा सब जारी करेंगे, और अगर वो नहीं आया और तुम लोगों ने कोर्ट में पेश नहीं किया तो इस केस का आईओ और उस थाने का जो इंचार्ज है इंस्पेक्टर, बोले इनकी नौकरी खा लूँगा, इनकी वर्दी उतार दूँगा। क्योंकि आप एक इम्पॉर्टेंट केस में जिस गवाह के बेस पर, जिसके इकबालिया बयान पर आपने ये पूरा केस मुकदमा खड़ा किया है, क्योंकि इकलौता चश्मदीद जिसने देखा है, और अब तक मुकदमे की कार्रवाई से वही गायब है और आप हमेशा बहाना बना रहे हो, अब नहीं चलेगा। तब एक काम करो कि इस तारीख तक उसको लेकर आओ, और नहीं लाए तो मैं तुम जो पुलिस वाले हो ना, जो आईओ और ये थाने के हेड, इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और इनको नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश कर देंगे। अब अदालत के पास पावर है। इसके बाद वारंट भी जारी हो गया। अब वारंट लेकर अब पुलिस वाले बाहर, अब परेशान, यार क्या करें, गवाह मिल नहीं रहा महफूज। तभी फिर वो एक रोज़ एक घर में घुसते हैं और उस घर के कई लोगों को उठा के थाने ले आते हैं। थाना लाने के बाद उन सब की ठीक ठाक से पिटाई होती है। उसका कहा जाता है कि यार महफूज कहाँ, उसको पेश करो। अच्छा, जिस घर से उठा कर लाए थे उसमें एक
बंदा रहता था, एक अधेड़ शख्स का नाम महफूज। अब उसको ले आए और सब कहें कि भाई साहब वो अपनी कहानी बता रहे हैं, पुलिस वाले मानने को तैयार नहीं कर रहे हैं, मुझे चाहिए और अदालत में ये तारीख है। अब उनके रिश्तेदारों को पता चला कि उनके बहुत सारे रिश्तेदारों को पुलिस ने उठा रखा है। उन रिश्तेदारों ने एक वकील साहब को हायर किया और पूरी कहानी बताई कि किसी महफूज के चक्कर में हमारे रिश्तेदारों को थाने में इन्होंने बंद कर रखा और कह रहे हैं लेकर आओ, नहीं तो तुम सब अंदर रहोगे और कुछ भी केस डाल देंगे। तो वकील ने कहा ठीक है, मैं मुकदमा लड़ता हूँ। और वकील ने पूरी कहानी सुनी, वकील होशियार उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने पता किया कि इस गवाह की गवाही की तारीख कब की लगी हुई है। पता चला कि इसी महीने की तारीख, कुछ दिन बाद की। उन्होंने कहा ठीक। अब अदालत बैठी, उस मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद जज साहब ने सबसे पहले छूटते ही पूछा कि हाँ भाई महफूज कहाँ। पुलिस वाले इससे पहले कि कुछ जवाब देते, वकील साहब खड़े हो गए जिनके लोगों को पुलिस वाले ने पकड़ रखा है महफूज के चक्कर में। और पुलिस वाले भी ये कहते हैं कि साहब वो भाग रहा है, पता नहीं क्या है। तब तक वकील खड़ा होकर अपना इंट्रोडक्शन देता और अदालत से कहता है कि जज साहब अगर इजाज़त हो तो मैं आपसे इस मुकदमे के बारे में कुछ बात करूं। हालांकि मैं इधर से भी वकील नहीं हूं, उधर से भी वकील नहीं हूं, लेकिन इस केस पर रोशनी डाल सकता हूं और मैं बता सकता हूं कि वो गवाह कहाँ है। अब केस से जुड़ा हुआ पुलिस वाले भी हैरान, सरकारी वकील भी हैरान। तो अदालत इजाज़त दे देती। तो वकील साहब कहते हैं मुझे कुछ पूछताछ करनी आई हो साहब से। अदालत इसकी भी इजाज़त। अब वकील साहब उनसे पूछते हैं कि अच्छा ये बताइए, महफूज नाम का जो गवाह है उसने क्या गवाही दी थी। तो जो इंस्पेक्टर साहब हैं केस के आईओ, वो कहते हैं साहब उन्होंने ये कहा था कि उस दिन मैं अपने घर में खाना खा रहा था, बाहर शोर की आवाज़ सुनी। जब शोर की आवाज़ सुनी तो मैं बाहर आया। जब बाहर आया तो देखा कि बहुत सारे लड़के, करीब 8 से 10 उनकी गिनती होगी, एक लड़के के ऊपर टूटे हुए, उसे बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। मैंने उनको रोकने की कोशिश की, उनको समझाने की कोशिश की, पर वो माने नहीं और उसे बुरी तरह पीटते रहे। पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाकर बीच बचाव करूं। और उसके बाद पुलिस आ गई थी, किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पर मैंने नहीं किया था। वकील साहब ने पूछा अदालत में कि अच्छा इंस्पेक्टर साहब, अच्छा उस वक्त वो इंस्पेक्टर नहीं, वो सब इंस्पेक्टर थे और जिन्होंने इस महफूज की गवाही को कलमबंद किया था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए कि ये गवाही आपने खुद ली थी उस विटनेस से जो इस केस का इकलौता चश्मदीद है। उन्होंने कहा साहब मैंने उससे 2 बार बात की, एक बार फ़ोन पे बात की और उसके बाद एक बार मैंने अपने सामने बिठाकर उससे गवाही ली। तो उन्होंने कहा अच्छा दिखने में कैसा था। तो उन्होंने बताया कि अधेड़ उम्र होगी, उम्मीद करीब 45-48 साल के दरमियान। तो उन्होंने कहा आपने गवाही कब ली थी। उन्होंने कहा जी मैंने दिन में ली थी। उन्होंने कहा आपको डेट याद है कब गवाही ली थी। उन्होंने कहा हाँ 12 तारीख को ये इंसिडेंट हुआ था, ये वारदात हुई थी 12 जुलाई को और मैंने 14 जुलाई को उसकी गवाही ली थी और बाकायदा उसका सिग्नेचर और ये देखिए उस पर उसका दस्तखत है और डेट भी। अब वो था उस गवाही का जो 2 पन्ने का बयान था उस पर बाकायदा महफूज लिखा हुआ, डेट 14 जुलाई 2018 और समय भी दोपहर का लिखा हुआ। जज साहब और सरकारी वकील ने दखल दिया और पूछा उन वकील साहब से कि भैया आप इसको क्यों ग्रिल कर रहे हो, आप बताना क्या चाहते हो, मतलब आजकल जो डायलॉग है ना कि कहना क्या चाहते हो। तो वकील साहब ने कहा साहब मैंने इनसे बातचीत कर ली, अब मुझे और कुछ कहना नहीं है, बस एक पन्ना आपको दिखा रहा हूँ, जज साहब इसको देख लीजिए। वकील साहब ने कोर्ट की जेब से एक पन्ना निकाला और जज साहब की तरफ बढ़ा दिया। अर्दली ने उठाकर पन्ना जज साहब को दे दिया। जज साहब ने पन्ना देखा, जज साहब परेशान और हैरान। उसके बाद उन्होंने आईओ की तरफ देखा, बोला आप श्योर हैं कि आपने महफूज की गवाही खुद कलमबंद की, खुद उससे बात की, खुद दर्ज किया। इंस्पेक्टर साहब को पता नहीं उस पन्ने में क्या है। कह रहे हैं जी जज साहब मैंने खुद कहा है और मैं अदालत के सामने बोल रहा हूँ और मैं सच कह रहा हूँ। उन्होंने कहा ये जानते हैं पन्ना क्या जो मेरे हाथ में वकील साहब ने दिया। उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा ये पन्ना बताता है कि जिस महफूज की गवाही आपने 14 जुलाई 2018 को दोपहर को कलमबंद की, उस महफूज की मौत 2002 में हो चुकी है और ये उसका डेथ सर्टिफिकेट है। अब या तो डेथ सर्टिफिकेट झूठा हो, लेकिन मैं इसको इसलिए झूठा नहीं मानूंगा कि दर्जनों बार आपको मौका दिया कि उस गवाह को कोर्ट में पेश किया जाए और आपने हर बार बहाना बनाया
अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो गवाह भूत है, तभी तो नहीं आया। अब जज साहब खुद ही हैरान है कि क्या मैंने एक भूत को सम्मन जारी किया पहले और फिर एक भूत के खिलाफ मैंने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अब कानून तो इन सब चीज़ों को मानता नहीं है, तो फिर भैया वो कौन था? अब जज हैरान परेशान, लेकिन फिर उन्हें थोड़ी देर में बात समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि आइयो साहब, आप अब सच सच बता दीजिए कि क्या महफूज की गवाही आपने अपने होश व हवास में अपने सामने बैठ कर दिया था? अब इधर जो सब इंस्पेक्टर आए हैं उनके पसीने छूट रहे हैं, वो बार बार हगला रहे हैं, कह रहे हैं जी। तो कह रहे हैं अगर उसने 2018 14 जुलाई को आपको ये गवाही दी तो फिर 16 साल पहले 2002 में वो मर कैसे गया था? तो आपने मुर्दे की गवाही दी। जज साहब को कहानी समझ में आ गई। उन्होंने फौरन आदेश दिया कि इस पूरे मामले में और इस गवाह की इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो जिंदा है कि मुर्दा है, भूत है कि इंसान है। अदालत से आदेश पास, सीधे एसएसपी को भी हड़काया गया, कहा गया कि आप इंक्वायरी करके अदालत के सामने सच्चाई रखें। उसके बाद एसएसपी ने एसपी को इंक्वायरी की जिम्मेदारी सौंपी, और जब जिम्मेदारी सौंपी तो फिर सच सामने आया। सच जो हमारी पुलिस बहुत बार करती है, सिर्फ यूपी पुलिस की बात नहीं है, पूरे देश की अलग अलग पुलिस। सच ये था कि जब ये इंसिडेंट हुआ, सब इंस्पेक्टर साहब थाने में उस वक्त इंचार्ज, उन्हें लगा यार आम लड़ाई झगड़ा है, उसके बाद ठीक है डेथ हो गई, कहाँ है इतनी मेहनत करूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ एसी में ठीक ठाक हूँ, कहाँ गवाह सबूत ये सब ढूंढना कि। उन्होंने कुछ लोगों को फ़ोन किया, फिर उन्होंने पूछा कि यार वहाँ पे कौन कौन रहता है। फिर एक से उन्होंने कहा कि अच्छा सुन, तूने क्या देखा? उसने कहा देखा तो कुछ नहीं, मैंने सुना है सब। तो बोला ठीक है, तो इसको लिख दे कागज़ पे और तू गवाह बन जा, फेक गवाह। उसने उनको लिख दिया, और वो जो बंदा था उसके बाद से वो मेरठ का इलाका छोड़ के पता नहीं किस शहर में जाके अपनी नौकरी कर रहा है, अपने फैमिली के हिसाब चला गया। वो वहाँ रहता भी नहीं है। अब इंस्पेक्टर साहब को ये लगा था, सब इंस्पेक्टर साहब को, गवाही हो गई, जब मुकदमे का ट्रायल शुरू होगा, फैसला आएगा, तब तक तो देखे जाएंगे, सब भूल चुके होंगे क्या कुछ होना है। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक गवाह उन्हें फंसा देगा। उन्होंने जिस गवाह का नाम लिखा था वो मुर्दा था। जिस गवाह से उन्होंने गवाही लिखाई थी, बदकिस्मती से उसका भी नाम महफूज था, लेकिन वो गवाह था ही नहीं। और ये जो घर के सामने वाली गवाही की बात है, ये भी झूठी थी। तो खुद जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो फिर सब इंस्पेक्टर को सच बोलना पड़ा। उन्होंने सच बताया कि मैंने मनगढ़ंत गवाह तैयार कर लिया था, मुझे क्या मालूम था कि वो एक दिन, मतलब कोई जो गवाह ही नहीं है, और उस गवाह का नाम और पता ऐसा जुड़ जाएगा कि पता चला जिसकी 16 साल पहले मौत हो चुकी है। और इत्तेफाक से जिन फैमिली को उठा कर लाया था उसके घर में भी महफूज नाम का एक शख्स था और उसी एज का था। और वो लोग कह रहे थे कि भैया हमारे घर में एक महफूज था, लेकिन उसकी मौत हो चुकी और 16 साल पहले मौत हो चुकी है। तब वकील ने कहा उस दिन कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट है, इनकी फैमिली को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है कि तू महफूज को ला, और बता रहे हैं ये कि देखो वो मुर्दा है, ये डेथ सर्टिफिकेट है, पर वो मानने को तैयार नहीं। इसलिए अदालत साहब मुझे ये सब कुछ करना पड़ा, उनका वकील बनकर और अदालत में आना पड़ा। जब ये सारी चीज़ें हुई, कोर्ट ने सब इंस्पेक्टर और उनकी टीम के खिलाफ एक्शन का आदेश जारी किया, और उसके बाद उस गवाह को लिस्ट से हटाया गया। लेकिन अभी 2024 हो गया, इस मुकदमे का फैसला नहीं हुआ है। तो जब ऐसे गवाह ऐसी चीज़ें होंगी तो फैसला इतनी जल्दी कहाँ होगा। और अपने देश में मैंने बताया ना कि ऐसे बहुत सारे फर्जी गवाह होते हैं, बल्कि कई बार तो ज़मानती ही फर्जी हो जाते हैं। ज़मानत मिली है, 4 को खड़ा कर दिया, उनमें से 2-3 तो ज़िंदा होते भी है कि नहीं होते पता ही नहीं है। लेकिन ज़मानत के ज़मानतदार वो जिंदा, मुर्दा, भूत या इंसान पता ही नहीं चलता। तो ये बहुत पहले से चला आ रहा है। शायद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के लिए ये अनोखा होगा, लेकिन हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ इस तरीके से मुर्दों को भी गवाह बनाया जाता है, और कई बार तो मुर्दे मुजरिम भी बन जाते हैं। अजीब खेल है, सब चलता है। और हाँ, कल मैंने आपको बताया था मैडम सर की जो कहानी, उसके बाद एक खबर आ गई थी, यूपीएससी के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। 2029 तक उनको रहना था, लेकिन उसका शायद इस केस से मतलब नहीं है कि यूपीएससी में कोई धांधली हुई। वो पर्सनल रीज़न से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, तो ये भी सुर्खियों में है। तो खैर कोई नहीं, कहानी में आज इतना ही। लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज रोहान का बर्थडे है।
तो हैप्पी बर्थडे रोहान, हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और ये रोहान जो है हमारी टीम में है आमिर हक के सबसे छोटे बेटे हैं और इनका बर्थडे है वैसे कल, तो एडवांस में, क्योंकि कल संडे कहानी होती नहीं है। तो रोहान हैप्पी बर्थडे, खूब इन्जॉय करो पापा के साथ, पूरी फैमिली के साथ। एंड आमिर एंड शिल्वी, तुम बहुत बहुत बधाई रोहान का ये बर्थडे और जन्मदिन। पार्टी करना, कुछ बच जाए तो लेते आना। इसके अलावा ज्योत्सना मकवाना, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ज्योत्सना। और ये नरेंद्र मकवाना जी की वाइफ हैं और साथ ही भेजा है लंसी और मीत ने। मोहम्मद शाहरुख, इनका भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे शाहरुख, भेजा है इनके दोस्त अक्की ने। साथ ही रूबी राठौड़, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रूबी। और ये ऋषभ राठौड़ की सिस्टर हैं। मोहम्मद फ़हीम सऊदी अरब से, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे फ़हीम साहब। इसके अलावा वर्षा कुमारी, हैप्पी बर्थडे वर्षा, हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो एंड थैंक यू सो मच इस प्यार भरे मेल के लिए। ये बेगूसराय से हैं वर्षा। एंड अपने पापा को भी मेरा हेलो नमस्ते बोलना। और वर्षा के पापा जो है वो पुलिस में है, शायद झारखंड में पोस्टेड है। तो वर्षा हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे। पूरी फैमिली की मेरी तरफ से थैंक यू भी बोलना। साथ ही गुरफतेह सिंह सिद्धू, गुरफतेह का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे गुरफतेह। और ये नरेंद्र सिंह और सुखपाल कौर सिद्धू, इन दोनों के बेटे हैं और इनका जन्मदिन भी कल है, तो कल संडे था इसलिए आज एडवांस में हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा नाजिया प्रवीण और अब्दुल हसन, इन दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो नाजिया और अब्दुल हसन आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक। साथ ही अनुज पंघाल, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। कमलेश तमाकू वाला, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। मोहम्मद हसन वैंकोवर कनाडा से, पक्का आपसे मुलाकात होगी हसन साहब जब भी आप आएंगे। शुभम सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। अनिकेत, थैंक यू सो मच, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। खुशी, थैंक यू सो मच खुशी, अपने मम्मी पापा को मेरा हेलो भी बोलिएगा और आपकी कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। तो कहानी में आज इतनी ही। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को, लेकिन क्राइम कहानियाँ विद शम्स में आज तक पर रात 11 बजे कल आप सुन सकते हैं, जो जगन्नाथपुरी के तहखाने और ख़जाने की रहस्य की कहानी आज तक पर संडे को रात 11 बजे। और वैसे कहानी में जो रूटीन हम लोगों की है, मंडे रात 9 बजे मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। इधर शिकारपुरी भी हंस रहे, खुश हो रहे हैं, क्योंकि कल इनकी छुट्टी है। छुट्टी के दिन पता नहीं क्या करते हैं, आज तक मुझे समझ में नहीं आया। खैर कोई बात नहीं। तो थैंक यू सो मच, मंडे मिलते हैं रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।